नमस्ते। आज हमारे हाथ लुइसा मे एल्कॉट की क्लासिक किताब लिटिल विमेन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें यहाँ मार्च बहनों की घरेलू गाथा का नाम दिया गया है। नमस्ते। ये कहानी अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान की है, लेकिन ये लड़ाइयों के बारे में नहीं, बल्कि घर की चार दीवारों के अंदर चल रही लड़ाइयों और जीतों के बारे में है। हमारा आज का मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि लगभग 150 साल पुरानी चार बहनों की ये घरेलू कहानी आज भी इतनी ताकतवर और जरूरी क्यों महसूस होती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये किताब एक घरेलू कहानी की आड़ में उस दौर के लिए बहुत बड़ी और साहसी बातें कह रही थी। हाँ, एल्कॉट हमें चार बहनों से मिलवाती हैं जो एक ही घर में पली बड़ी हैं, लेकिन औरत होने को लेकर चारों के विचार और रास्ते एकदम अलग हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे मैग, जो, बेथ और एमी सिर्फ चार बहनें नहीं, बल्कि उस जमाने की लड़कियों के लिए चार अलग-अलग संभावनाएं थीं। शादी, करियर, घर या फिर कुछ और। तो फिर इन बहनों से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कहानी का दिल तो वही है। बिल्कुल। सबसे पहले सबसे बड़ी बहन मैग। पहली नजर में वो उस दौर की एक आदर्श लड़की लगती हैं, सुंदर, सुशील, जिसे घर परिवार बसाने का शौक है। क्या उनका किरदार बस इतना ही है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैग को समझना उतना आसान नहीं है। वो पारंपरिक है, ये सच है, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि उनके अंदर एक लगातार कश्मकश चलती रहती है। एक तरफ उनका परिवार है जो सादगी में यकीन रखता है, और दूसरी तरफ उनकी अमीर सहेलियां हैं। हाँ, जिनकी चमक दमक वाली जिंदगी उन्हें ललचाती है। बिल्कुल। एक किस्सा है जहां वो अपनी एक अमीर दोस्त की पार्टी में जाती हैं और वहां वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं जैसे वो भी उन्हीं में से एक है। वो पल उनकी असुरक्षा को दिखाता है। हाँ, वो किस्सा याद है। वो बहुत असहज महसूस करती है ना? बहुत ज्यादा। और यही मैग के किरदार की खूबसूरती है। वो हमें ये दिखाती हैं कि समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव कितना होता है, लेकिन वो आखिर में चुनती तो अपने दिल की ही है। हाँ, जब वो एक अमीर लड़की के बजाय एक गरीब लेकिन नेक ट्यूटर जॉन ब्रुक को अपने जीवन साथी के तौर पर चुनती हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होती है। वो बाहरी चमक दमक को छोड़कर असली खुशी को चुनती हैं। तो वो पारंपरिक होकर भी अपनी शर्तों पर जीती हैं। एक तरह से, हाँ। मैग के बाद कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है जब जो की एंट्री होती है। वो मैग की परछाई भी नहीं है। ऐसा क्या था जो के किरदार में कि आज भी लड़कियां उससे इतना जुड़ा हुआ महसूस करती हैं? जो का किरदार सिर्फ क्रांतिकारी नहीं था, वो उस दौर के साहित्य में एक तरह का वैचारिक विस्फोट था। लुइसा मे एल्कॉट एक घरेलू कहानी की आड़ में ये सवाल पूछ रही थीं कि क्या एक महिला की पहचान उसके पति या परिवार के बिना भी पूरी हो सकती है। और उस जमाने में ये सोचना भी एक बगावत थी। बिल्कुल। जो को पार्टियों में जाना पसंद नहीं, वो लड़कों की तरह रहती है, उसके हाथ हमेशा स्याही से सने होते हैं, और वो शादी को अपनी आज़ादी का दुश्मन मानती है। और वो अपने इस जुनून के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जैसे वो अपने बाल बेच देती है। हाँ, वो एक बहुत ताकतवर पल है जब उनके पिता बीमार पड़ते हैं और घर में पैसों की सख्त जरूरत होती है, तो वो बिना सोचे समझे अपनी सबसे कीमती चीज, अपने लंबे खूबसूरत बाल, हाँ, उन्हें कटवाकर बेच देती है। उस दौर में एक औरत के लिए उसके बाल उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा पैमाना थे। तो अपने बाल बेचकर वो सिर्फ पैसे नहीं जुटा रही। नहीं, वो समाज के खूबसूरती के पैमाने को भी चुनौती दे रही है। वो कह रही है कि मेरी कीमत मेरे बालों से नहीं, मेरी हिम्मत और मेरे टैलेंट से है। यही वजह है कि आज भी जो हर उस लड़की के लिए एक हीरो है जो अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। और जहाँ जो इतनी तूफानी और बेबाक है, वहीं बेथ एकदम शांत, एक ठहरा हुआ पानी। वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। सही बात है। बेथ वो गोंद है जो इस परिवार को जोड़ कर रखती है। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके बिना मार्च परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। वो लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन वो घर का दिल है। उसकी दुनिया पियानो, अपनी बिल्लियों और अपने परिवार तक ही सीमित है, लेकिन उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। कैसे? दस्तावेजों में जिक्र है कि जब भी बहनों में लड़ाई होती है या घर में कोई तनाव होता है, तो बेथ की मौजूदगी ही माहौल को शांत कर देती है। वो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। वो कभी कुछ मांगती नहीं, सिर्फ देती है। और शायद इसीलिए जब वो बीमार पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे घर की आत्मा ही बीमार पड़ गई हो। एकदम सही। उसकी बीमारी हमें एहसास दिलाती है कि उसकी खामोश मौजूदगी कितनी जरूरी थी।
वो हमें सिखाती है कि ताकत हमेशा चीखने, चिल्लाने या दुनिया जीतने में नहीं होती। ताकत खामोशी से प्यार करने में भी होती है। वो उस परिवार की नैतिक रीढ़ थी। हाँ, कह सकते हैं। उसका जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। जहां बेथ घर के अंदर सुकून ढूंढती थी, वहीं सबसे छोटी बहन एमी की नजरें हमेशा बाहर की दुनिया पर थी। हाँ, उसकी चमक दमक और ऊंचे समाज पर। शुरुआत में तो वो काफी स्वार्थी लगती है, खासकर जब वो गुस्से में जोखी की लिखी हुई कहानी जला देती है। मजे की बात यह है कि जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, मुझे एमी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे लगता था वो बहुत मतलबी है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन अब लगता है कि वो चारों में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल थी। वो दुनिया को वैसे ही देखती थी जैसी वो है, ना कि जैसी होनी चाहिए। मतलब? देखिए, जो सपनों की दुनिया में जीती है, उसे लगता है कि सिर्फ टैलेंट से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एमी समझती है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, खासकर एक कलाकार के तौर पर, सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। आपको मौके, पैसा और सही लोगों का साथ भी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ अमीर बनने की थी? नहीं, सिर्फ अमीर बनना नहीं, वो एक अच्छी कलाकार बनना चाहती थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि गरीब लड़की के लिए कितना मुश्किल है। तो वो शादी को एक जरिया मानती है। का किरदार सबसे ज्यादा तब निखरता है जब वो यूरोप जाती है। वहाँ वो मेहनत करती है और उसे एहसास होता है कि वो एक महान कलाकार शायद कभी नहीं बन पाएगी। ये मानना बहुत हिम्मत का काम है। बहुत ज्यादा। और आखिर में वो सिर्फ अमीर लड़के से शादी नहीं करती, बल्कि वो लॉरी को चुनती है जिससे वो प्यार भी करती है और जिसका वो सम्मान भी करती है। एमी हमें सिखाती है कि अपने सपनों और दुनिया की हकीकत के बीच संतुलन बनाना भी एक कला है। और ये चारों बहनें इतनी अलग होकर भी एक परिवार के तौर पे इतनी मजबूत थीं। इसका श्रेय शायद उनके घर के माहौल और उनकी माँ मामी को जाता है। वो घर सिर्फ एक मकान नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। वो घर एक तरह की पाठशाला था। और ये जो उनकी शिष्ट करीबी थी। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प शब्द है। इसका मतलब है कि पैसे भले ही कम थे, लेकिन घर में किताबें थीं, संगीत था और सही गलत की गहरी समझ थी। ये वो लाचारी वाली गरीबी नहीं थी, ये वो कमी थी जिसने उन्हें ज्यादा डिब्रूयार्ड और क्रिएटिव बनाया। उनके पास महंगे खिलौने नहीं थे, तो वो खुद नाटक लिखती थी और उन्हें खेलती थी। हाँ, वो अपनी खुशियां खुद बनाती थीं। जैसे वो किस्सा जब वो अपना क्रिसमस का नाश्ता एक और गरीब परिवार को दे आती हैं। हाँ, वो दिखाता है कि कमियों के बावजूद उनमें देने का जज्बा कितना था। और इसका पूरा श्रेय उनकी माँ मामी को जाता है। उनके पति लड़ाई पर हैं, घर में पैसों की तंगी है, 4 बेटियों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती। वो एक मिसाल बनकर उन्हें सिखाती हैं। मार्मी एक कमाल की माँ लगती हैं, लेकिन क्या वो थोड़ी ज्यादा ही आदर्श नहीं है? एक ऐसी माँ जो कभी गलती नहीं करती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वो आदर्श लगती हैं, लेकिन कहानी में एक पल आता है जो उन्हें बहुत ज्यादा मानवीय बना देता है। कौन सा? जब जो अपने गुस्से से परेशान होकर अपनी माँ के पास आती है, तो मार्मी उसे बताती है कि उन्हें भी लगभग हर दिन गुस्सा आता है, लेकिन उन्होंने 40 साल की मेहनत से अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा है। अच्छा। वो मानती हैं कि वो परफेक्ट नहीं है। ये पल मार्मी को एक देवी के सिंहासन से उतारकर एक असली औरत बना देता है। वो एक गाइड है, तानाशाह नहीं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, तो कहानी का मुख्य संघर्ष क्या है? इसका केंद्रीय संघर्ष है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बनाम सामाजिक अपेक्षाएं। हर लड़की के अपने सपने हैं, लेकिन समाज उनसे चाहता है कि वो शादी करें, बच्चे पैदा करें और घर संभालें। ये किताब ये सवाल पूछती है कि क्या एक औरत को अपने सपनों और परिवार के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा? क्या वो दोनों नहीं पा सकती? बिल्कुल। और जिस तरह से जो पैसे कमाने के लिए सनसनीखेज कहानियां लिखती है, वो भी इसी संघर्ष का हिस्सा है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जो को अपने परिवार की मदद के लिए पैसे चाहिए और वो जानती है कि बाजार में चटपटी मसालेदार कहानियां बिकती हैं, तो वो वैसी कहानियां लिखने लगती है जिन्हें लिखने में उसे खुशी नहीं मिलती। ये कलाकार का द्वंद्व है। हाँ, कि क्या वो कला के लिए लिखे या पेट के लिए। उसे असली संतुष्टि तब मिलती है जब प्रोफेसर बेर उसे अपनी सच्ची कहानी, अपने परिवार की कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी किसी एक रास्ते को दूसरे से बेहतर नहीं बताती। मैग को अपने घरेलू जीवन में खुशी मिलती है, वहीं जो आखिरी में शादी करती है, लेकिन एक ऐसे इंसान से जो उसकी आज़ादी की इज्जत करता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई उपदेश नहीं देती, ये नहीं कहती कि हर लड़की को जो की तरह बागी होना चाहिए या मैग की तरह घरेलू।
ये दिखाती है कि खुशी का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। नहीं होता। हर किसी का सच अलग होता है। सबसे जरूरी चीज है अपने लिए एक सच्चा जीवन जीना, चाहे वो रास्ता कोई भी हो। तो मार्च बहनों की घरेलू गाथा से हमने ये सीखा कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में जिंदगी के बड़े बड़े सबक छिपे होते हैं। ये अपनी सादगी में बहुत गहरी है। लोग इसे अक्सर बच्चों की किताब समझ लेते हैं, लेकिन ये असल में एक लड़की से औरत बनने के खूबसूरत और मुश्किल सफर की कहानी है। हाँ और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ अगर आज के जमाने में मार्च बहनें होती, जहां लड़कियों के पास इतने सारे मौके हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा सफल होती? ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। मुझे लगता है जो तो पक्का एक बहुत मशहूर ब्लॉगर या उपन्यासकार होती, जिसकी अपनी एक अलग बेबाक आवाज होती। हो सकता है। और मैग शायद एक मॉम इन्फ्लुएंसर होती, जो परिवार और घर को खूबसूरती से संभालने के बारे में लिखती। और एमी एक आर्ट क्यूरेटर या अपनी खुद की गैलरी चला रही होती। शायद। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता बेथ की होती है। बेथ की क्यों? क्या वो आज की इस शोर शराबे वाली सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी खामोश जगह ढूंढ पाती? इस पर सोचिएगा जरूर।